बुजुर्ग व्यक्ति ज़्यादातर देखने वाले मेरे वो बुजुर्ग व्यक्ति है। तो वो पूछ रहे हैं आप कौन है और आप कहाँ पे काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि मैं सिक्योरिटी कंपनी के अंदर सुपरवाइजर की पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ और मैं अब देख रहा हूँ उनका भी कार्य करवाना है। और कुछ मेरे पास में कॉल आ रही है, कई व्यक्तियों के बुजुर्ग व्यक्ति है जो मेरे कहने पे अपने ई मित्र के पास गए थे, लेकिन ई मित्र को पूरा नॉलेज नहीं होता इस चीज़ का कि किस प्रकार से उनके डॉक्यूमेंट ऐड करवाए जाए ताकि उनकी पेंशन आती रहे। तो इसी प्रकार से कोई चार्जेबल नहीं होगा। जो भी व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति है उनके लिए मैं सब कुछ फ्री से ही करूँगा। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को ईपीएस का लाभ मिल सके, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने अभी तक जॉब की है ना, कई व्यक्ति बोल रहे हैं मैंने 30 साल से जॉब कर रहा हूँ, 35 साल से जॉब कर रहा हूँ, ये यूएनए क्लोज करवा देते हो तो किसी प्रकार से टाइम पीरियड नहीं जुड़ेगा। दूसरी चीज़ ये बताने का मेरा मेन रीज़न इतना ही था कि यंग जनरेशन है ना, जो अभी की जो बुजुर्ग व्यक्ति है, हालांकि मेरे देखने वाले सबसे ज़्यादा बुजुर्ग है, उनको तो अभी क्या है, उनका तो ईपीएस के अंदर उनका जो पेंशन सिस्टम है वो लागू हो चुका है। लेकिन जिस व्यक्ति का 10 साल कंप्लीट नहीं हुए उस व्यक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम। आज हम ईपीएस 95 के बारे में बात करेंगे। ईपीएस के नियम के अनुसार 9 साल 5 महीने विड्रॉल करके बैंक में जमा करवाएं तो भी उसके अंदर लगभग फंड बराबर हो जाता है, क्योंकि वहाँ 30 साल योगदान दोगे तो भी उतना फंड मिलेगा। और यहाँ पे अगर अपने 9 साल 5 महीने का योगदान बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं, परसेंट एफटी का रेट है, उस एफटी के रेट के अनुसार 58 वर्ष की एज के अंदर लगभग सेम ही अपने को उसकी पेंशन मिलती है। उसके अंदर ईपीएस के अंदर पेंशन मिलती है, लेकिन अपने यहाँ बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो उन पैसों का इंटरेस्ट मिलेगा अपने को 58 वर्ष की एज के अंदर। दूसरा अपने को ये प्रॉफिट था इसके अंदर कि ईपीएस के अंदर तो आप जब तक जीवित हो तब तक आपको पेंशन मिलेगी, बट इसके अंदर बैंक के अंदर देखें तो बैंक के अंदर एक तो पेंशन तो मिलेगी आपको, साथ ही साथ आपको जो आपने डिपॉजिट करवाया है वो मैं आपको थोड़ा बोर्ड के माध्यम से बता देता हूँ। मैंने 2 कंडीशन रखी थी। पहली कंडीशन तो ये थी कि 30 वर्ष ईपीएस 95 में योगदान दिया। 30 वर्ष ये बेसिक मैंने 15,000 का क्यों निकाला है, क्योंकि अपने को पता है 15,000 के ऊपर ही ईपीएस लागू है। 15,000 का 8.33% निकालते हो तो ये 1250 रुपये पर मंथ के हिसाब से कटता है। और मैंने 70 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि सरकार ने जो टोटल का रखा ना उसका 17.2% आपको प्रति वर्ष के हिसाब से देगी, उसको 12 के अंदर डिवाइड करके देती है। तो यहाँ पे 6428 रुपये आपको पेंशन मिलेगी। कब मिलेगी? 58 वर्ष की एज के अंदर। दूसरा मैंने बताया था कोई व्यक्ति अगर 9 साल 5 महीने के अंदर विड्रॉल करके बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा देता है तो जमा कराने पर ये टोटल जो 58 वर्ष की एज के अंदर है ना 9,35,555 रुपये होते हैं। और सीनियर सिटीजन लगने के बाद में अपने को जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो 8% का मिलता है। अगर 9,35,555 का आप 8% से इंटरेस्ट निकालोगे तो टोटल इंटरेस्ट निकालने के बाद में उसको इंटू 12 से कर लेना है, क्योंकि हर महीने के हिसाब से अपने को लेना है। तो हर महीने के हिसाब से आप लोगे तो ये 432 रुपये आएंगे। दूसरा मैंने एक और है जो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमारी जो बुजुर्ग व्यक्ति, ज़्यादातर देखने वाले मेरे वो बुजुर्ग व्यक्ति है, तो वो पूछ रहे हैं आप कौन है और आप कहाँ पे काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि मैं सिक्योरिटी कंपनी के अंदर सुपरवाइज़र की पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ और फिलहाल मैं राजस्थान में हूँ और राजस्थान का ही रहने वाला हूँ। वैसे तो लगभग पंजाब एरिया आता है हमारा, लेकिन मैं राजस्थान का ही निवासी हूँ। और मेरे पास में जो एक तो कैश वैन का कार्य रहता है और दूसरा जो बैंक के अंदर सिक्योरिटी गनमैन प्रोवाइड करवाते हैं। मेरे पास में लगभग 30 से 35 है जो आर्मी से रिटायर व्यक्ति है, वो गनदारी है, क्योंकि अपने को पता है सिविलियंस को लाइसेंस नहीं मिलता है, गन का लाइसेंस होना चाहिए, इसलिए मेरे पास में आर्मी से रिटायर और सिविल गार्ड्स रहते हैं जो बैंक के और कैश वैन का कार्य रहता है। तो मैं अब देख रहा हूँ उनका भी कार्य करवाना है। और कुछ मेरे पास में कॉल आ रही है, कई व्यक्तियों के बुजुर्ग व्यक्ति है जो मेरे कहने पे अपने ई मित्र के पास गए थे, लेकिन ई मित्र को पूरा नॉलेज नहीं होता इस चीज़ का कि किस प्रकार से उनके डॉक्यूमेंट ऐड करवाया जाए ताकि उनकी पेंशन आती रहे। तो इसके लिए मैं देख रहा हूँ अब धनतेरस आएगी उस टाइम मैं कंप्यूटर लाने की सोच रहा हूँ ताकि हर व्यक्ति को सपोर्ट मिल सके और किसी प्रकार से कोई चार्जेबल नहीं होगा। जो भी व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति है उनके लिए मैं सब कुछ फ्री से ही करूँगा। और दूसरी चीज़, मैं ये चीज़ क्यों नहीं करना चाह रहा क्योंकि ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट भेजते हैं ना इसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है। फ्रॉड इसलिए होता है कि कई बार अपना क्या व्हाट्सअप है, कोई आईडी है जिस पे डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो वो आईडी हैंग हो जाती है उसकी वजह से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ई मित्र से मैं बताऊँ उस प्रकार से वो करवाए। ई मित्र से ही कुछ व्यक्तियों के करवाने पे उनका रिजेक्ट हो जाता है। मैं देख रहा हूँ कि किसी प्रकार से कंप्यूटर ला के मैं खुद ही करूँ और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को ईपीएस का लाभ मिल सके, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने अभी तक जॉब की है ना, कई व्यक्ति बोल रहे हैं मैंने 30 साल से जॉब कर रहा हूँ, 35 साल से जॉब कर रहा हूँ, मैं उनको एक चीज़ कन्फर्म कर देता हूँ कि ईपीएस 1995 थी ना, ये अपने को पता है 1995 में कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, जो कांग्रेस के वरिष्ठ वकील भी थे, उनके टाइम में ये 1995 में लागू हुई थी। अगर किसी व्यक्ति को डाउट है कि मैंने ईपीएस में कितना योगदान दिया है, अगर कोई व्यक्ति 1995 से योगदान दे रहा है तो उसमें से 2024 में से 1995 निकालते हैं तो यहाँ पे
29 ईयर्स बचते हैं, 29 साल। 29 साल इसलिए बचते हैं कि साल का जब अपने को पता है ये 1995 में लागू हुई थी ना, तो 1996 के अंदर जब 1 अप्रैल आई थी, 1 अप्रैल, तो इसने अपना 1 साल पूरा किया था, 1 साल। जैसे ही अब 2023 की यहाँ पे 2024 की 1 अप्रैल चालू हुई है, 1 अप्रैल, तो अभी अपने को पता है कौन सा मंथ चल रहा है, अभी चल रहा है अक्टूबर का मंथ, यानी 10वां महीना बोल देते हैं अपने। 10वें महीने को आप 3 और घटाएं तो 7, ये 2024 को कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि 6 महीने जब तक ना हो तब तक अपने को 1 साल कंप्लीट नहीं होता। जैसे उसमें 7 महीने होते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट माना जाता है ईपीएस के अंदर। तो जिस व्यक्ति ने इसके अंदर योगदान दिया है उस व्यक्ति को मैं बताऊं, अगर मैक्सिमम किसी का 1995 से योगदान है तो वो 29 साल का ही है, इससे ज़्यादा योगदान आपका नहीं है। और अब मैं कंफर्म कर देता हूं, जो ब्याज प्रणाली के बारे में मेरे पास मैसेज आए थे कि ब्याज प्रणाली अपने को 9,35,555 किस प्रकार से होगी, तो इस चीज़ का थोड़ा डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दूसरा डाउट एक व्यक्तियों के ये भी था कि अगर हम 9 साल 5 महीने के बाद में जॉब छोड़ देंगे तो दोबारा हम जॉब करेंगे तो फिर ईपीएस का क्या होगा, या हमारी ईपीएस नहीं कटेगी। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं उनको तो इस चीज़ का पता है कि कोई भी अगर ऐसी संस्था बनती है तो उस पर एक कानून का ढांचा तैयार होता है। और ईपीएस की जो मैंने इसका पूरा ढांचा पढ़ा है, जो अपनी कानून प्रणाली पढ़ी है, उसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि एक बार आपका यूएनए क्लोज होने के बाद में अगर आप दोबारा जॉब करते हो तो वो 0 से स्टार्ट माना जाता है। ये नहीं है कि आपने, मैं बोल रहा हूँ 9 साल 5 महीने में अगर आपने विड्रॉल ले लिया है, उसके बाद में 6 महीने मानते हैं कम से कम आपने ऐसी जगह कार्य किया जहाँ ईपीएस का अधिनियम लागू नहीं होता, उसके बाद आप कार्य स्टार्ट करते हो तो आपको एक नया यूएनए जनरेट होगा और 0 से चालू होगी। किसी प्रकार से ये इसके अंदर अप्रूवल नहीं है कि आपने पीछे का पैसा ईपीएस का उठा लिया और वो इसके अंदर टाइम पीरियड जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। हाँ, अगर आप ईपीएस नहीं उठाते हो तो वो आपके टाइम पीरियड जुड़ जाएगा। अगर ईपीएस यूएनए क्लोज करवा देते हो तो किसी प्रकार से टाइम पीरियड नहीं जुड़ेगा। दूसरी चीज़ ये बताने का मेरा मेन रीजन इतना ही था कि यंग जनरेशन है ना, जो अभी की जो बुजुर्ग व्यक्ति है, हालांकि मेरे देखने वाले सबसे ज़्यादा बुजुर्ग है, उनको तो अभी क्या है, उनका तो ईपीएस के अंदर उनका तो जो पेंशन सिस्टम है वो लागू हो चुका है। लेकिन जिस व्यक्ति का 10 साल कंप्लीट नहीं हुए उस व्यक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अपने को पता है बुजुर्ग व्यक्तियों ने अभी दिल्ली जाके आंदोलन किया था, सरकार ने किसी प्रकार से सुनवाई नहीं की, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगी थी, वहाँ से भी खारिज हो गई। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ करता धरता है ना वो टोटल सरकार है। आप चाहे कहीं पे भी जाओ, चाहे भ्रष्टाचार नियुक्ति ब्यूरो के पास जाओ, चाहे आप कोर्ट के अंदर जाओ, कहीं पे भी जाओ, क्योंकि कोर्ट जब कार्य करता है जब राष्ट्रपति की अनुमति होती है। क्योंकि कोर्ट कोई भी कार्य का नोटिस भेज सकता है गवर्नमेंट को, लेकिन कोर्ट उसके ऊपर रोक लगाना या बढ़ाना कोर्ट के हाथ में नहीं है। कोर्ट उस पर अपनी स्पीच दे सकता है, स्पीच मतलब बोल के कह सकता है कि इनका प्रोग्रेस करो, करे ना करे वो बिल पे आधारित होता है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर इसकी वकालत होती है। उसके बाद में ये आगे का नियम लागू होता है कि इसको बढ़ाया जाएगा या नहीं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि कोर्ट अपने पास से इसको बढ़ा दे। दूसरी चीज़ अपने को पता है, जब अपने 1949 के अंदर संविधान लागू हुआ था तब 3 चीज़ें थी। पहला था व्यवस्थापिका, दूसरा था कार्यपालिका और तीसरा था न्यायपालिका। न्यायपालिका एक स्वतंत्र पद था क्योंकि इसको जनता के लिए छोड़ा गया था। व्यवस्थापिका के अंदर एमपी और एमएलए थे, कार्यपालिका में राज्यपाल और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सेंटर के अंदर अपने पूरे भारत के अंदर थे और राज्यपाल स्टेट के अंदर थे। तो इनके अंदर क्या है, जब भी न्यायपालिका आम जनता के लिए स्वतंत्र रखी गई, लेकिन न्यायपालिका जब भी व्यवस्थापिका को कोई भी स्पीच देगी या उन पर कोई कार्रवाई करनी होगी तो उससे पहले राष्ट्रपति से परामर्श लेना जरूरी है। और राष्ट्रपति के जो वोटिंग सिस्टम है ना, उसके अंदर सिर्फ एमपी और एमएलए भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार सिर्फ एमपी और एमएलए को है, आम जनता को नहीं है। एक चीज़ समझने वाली है कि अगर राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार एमपी और एमएलए का है तो जब सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा तो उनके चुने हुए व्यक्ति से वो परामर्श लेगा। हालांकि राष्ट्रपति महोदय के बारे में हम अपने कोई भी ऐसा स्पीच नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो इसके अंदर ये साफ हो जाता है कि राष्ट्रपति भी किसी न किसी प्रकार से इनके दबाव में रहता है। दूसरा, अपने अब किसी व्यक्ति ने अगर ग्रेजुएशन पढ़ी है तो उसके अंदर है अपने कई ऐसे आते हैं जिनको मार्क्सवादी बोला जाता है भारत के अंदर, कि मार्क्सवादियों ने संविधान की आलोचना की थी, उन्होंने इसी पद की आलोचना की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि राष्ट्रपति का पद एक ऐसा रखा गया है जो सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है, यानी कि रहने के लिए उसको तो सोने का महल दे दिया, लेकिन उसके पास में पावर नहीं छोड़ी गई थी। पावर क्यों नहीं छोड़ी गई थी? क्योंकि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, अगर आम जनता में कोई करेगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल जो अपने संविधान के तहत निर्वाचित हुआ है, अगर वो भ्रष्टाचार करेगा तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद उस पर कार्रवाई होगी। इसलिए अपने देखते हैं कि जो सरकार पावर के अंदर होती है, पावर के मतलब कहने का मतलब जो सरकार सत्ता के अंदर होती है, उस सरकार पे कभी कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती है? चाहे वो कितना ही भ्रष्टाचार करें। हाँ, वो सरकार जाने के बाद में कोई 1-2 व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का होता है,
और भ्रष्टाचार का भी क्या होता है, इनके खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई होती है तो ये बाहर आके सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना कर देते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई आम व्यक्ति आलोचना करे तो काफ़ी महंगा साबित हो सकता है, लेकिन नेता लोग कुछ भी करें तो नहीं, क्योंकि इनके किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरा चीज़, अगर इनको किसी को सज़ा भी हो जाए तो अपने को पता है कि इनको जेल और घर दोनों इनके लिए समान है। तीसरा, मैं आपको इसके अंदर बताऊं कि राजनीति से बुरी कोई चीज़ नहीं है। कभी भी आप कोई भी कार्य करो तो राजनीति की सपोर्ट लेके कभी मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि राजनीति खुद ये चाहती है, अब ये ईपीएस पे आंदोलन हुआ था, इस पे राजनीति खुद चाहती थी कि यहाँ पे कोई दंगा प्रसाद करे। हालांकि आप किसी भी जगह जाके अगर दंगा करते हो तो उसमें नुकसान अपना है। क्यों नुकसान अपना है? क्योंकि आप चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी की कोई तोड़ फोड़ करो या नुकसान पहुँचाओ या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाओ, हर चीज़ की इंश्योरेंस है। अपने को पता है, आज अगर आपके पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर है तो उसका भी इंश्योरेंस लेना जरूरी है। और इंश्योरेंस कहाँ से इंक्लूड होता है? आरबीआई से इंक्लूड होता है इंश्योरेंस। जो भी, चाहे प्राइवेट कंपनी आपका इंश्योरेंस कर रही है चाहे गवर्नमेंट, उसका 80% रिटर्न आरबीआई करेगी। आरबीआई के पास पैसे कहाँ से आते हैं? आरबीआई एक पार्लियामेंट के अंदर बिल भेजता है कि इतना खर्चा आरबीआई का हुआ है तो ये 1 साल का बिल पास करें, और पार्लियामेंट में बिल पास होता है तो अपने को पता है कि सेंटर के पास पैसे कहाँ से आते हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बिल पास करता है तो उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? उसके पास पैसे आते हैं वो टैक्स से आते हैं। और टैक्स कौन देता है? हम लोग देते हैं। अगर हम वहाँ पे दंगा करेंगे, कोई तोड़ फोड़ करते हैं तो नुकसान अपना ही होगा, गवर्नमेंट का कुछ नहीं होगा। हालांकि गवर्नमेंट वहाँ पे अगर 5 रुपये का नुकसान हुआ है 25 रुपये का दिखाएगी, 20 रुपये वो खुद दिखा जाएगी। गवर्नमेंट दो संविधान पे फिलहाल में चल रही है। गवर्नमेंट खुद तो जो भी पॉलिटिकल है वो तो चाहते हैं कि हम पूंजीवाद स्थिति में जाएं, और जनता को बोलते हैं कि आप उदारवाद की तरफ जाओ। एक देश के अंदर दो चीज़ लागू नहीं हो सकती, क्योंकि जनता उदारवाद की तरफ जाए और पॉलिटिकल पूंजीवाद की तरफ जाए। पूंजीवाद कहने का मतलब हर व्यक्ति यही चाहता है सत्ता में बैठा हुआ कि मैं अपना बस करूं, जनता कुछ ना करे। क्योंकि जहाँ पे 5 रुपये का खर्च होता है वहाँ पे 15 रुपये दिखाए जाते हैं। क्यों दिखाए जाते हैं? कि ये पूंजीवाद स्थिति के अंदर दिखाया जाता है। पूंजीवाद के अंदर यह सिस्टम होता है कि हर व्यक्ति सिर्फ अपना ही सोचता है। और आज के टाइम में अगर पॉलिटिकल पर नज़र डालें तो हर व्यक्ति, हर पॉलिटिकल यही सोचता है कि मैं अपना ही देखूँ। हालांकि पॉलिटिकल के अंदर जो अपने चुनाव के अंदर स्पीच दी जाती है, अगर ऐसी स्पीच कोई आम व्यक्ति दे तो उस पर हाथों हाथ कार्रवाई हो जाती है, जबकि पॉलिटिकल के अंदर ये स्पीच सब कुछ कोई मान्य नहीं रखती है। अब अपने थोड़ा नेक्स्ट ब्याज प्रणाली पे बात करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक डाउट और है वो क्लियर कर दूंगा।